नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्नो फेयर पर। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन इसी बीच में मैंने सोचा चलो आपकी दीपावली की शुभकामनाएं भी हो जाएंगी, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है जो आपके साथ डिस्कस कर लिया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस बार जो ब्रिक्स 2024 था, जिसका आयोजन रशिया में हुआ, तो रशिया में व्लादिमीर पुतिन के सहयोग से, उनके कोऑपरेशन से जो भारत और चीन के बीच में एक बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट को लेकर समझौता हुआ है, उसमें दोनों देश इस वक्त अमल कर रहे हैं। और ये कहा गया था कि 29 और 30 तक मैक्सिमम जो डिसएंगेजमेंट है वो कर लिया जाएगा। तो आखिरकार इसके पीछे के ऐसे कौन से कारण हैं कि चाइना इन चीजों के लिए एग्री हुआ? आखिरकार चाइना के ऊपर कैसा प्रेशर था? क्या उसके ऊपर कोई इकोनॉमिक प्रेशर था या कोई पॉलिटिकल प्रेशर था, स्ट्रेटेजिक किसी तरह का प्रेशर था? उसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और भारत के और चाइना के बीच में क्या इस तरह के समझौते होने के बाद, इस समझौते के बाद में कुछ सुधार आएगा रिश्तों में, या रिश्ते ऐसे ही रहेंगे? इन सभी पे बहुत डिटेल्ड में आपके सामने बात करेंगे। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, और साथ ही क्लास को लाइक जरूर करें। देखिए, जैसे बॉर्डर पे अगर मैं बात करता हूँ, देखिए ये है रशिया में ब्रिक्स सम्मेलन, जहां पर शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हुई। यहाँ पर देखिए व्लादिमीर पुतिन का सहयोग इसमें माना जा रहा है। उसका कारण क्या है? जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज से कट ऑफ किया गया है, और आप देख रहे होंगे कि भारत के प्रति भी अगर जो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भारत की उपेक्षा कर रही हैं। जैसे कनाडा ले लीजिए, G7 के भी काफी ऐसे कंट्रीज हैं। तो G7 को भारत ज्यादा महत्व न देते हुए ब्रिक्स की तरफ ज्यादा महत्व देना चाह रहा है। और राष्ट्रपति, जो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, वो भी इस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि भारत की उपस्थिति G7 से हटकर और ब्रिक्स में मजबूत होना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर ब्रिक्स मजबूत होता है, भारत भी चाहता है कि ब्रिक्स मजबूत हो, क्योंकि अगर ब्रिक्स मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज की मनमानी है, जो आए दिन भारत पर और अन्य जो एशियाई देश हैं या अफ्रीकन देश हैं उनके ऊपर जो है मनमानी करते रहते हैं, दबाव बनाते रहते हैं, उससे भी निजात मिलेगी। और भारत, आप जानते हैं कि भारत जनरली वेस्ट के प्रेशर को पिछले कुछ सालों से एकदम नजरअंदाज कर रहा है। फिर चाहे वो ईरान की बात हो, ईरान से, चाहे रशिया से ऑयल परचेज करने की बात हो, रशिया के साथ व्यापार करने की बात हो, इन सभी पर चाइना, लेकिन चाइना देखो, चाइना जो हमेशा भारत को हर तरफ से घेरता रहा है, वो आखिरकार इस चीज के लिए क्यों एग्री हुआ, इस पे भी हम बात करेंगे। देखिए, अभी मैं बात करूं अगर आपसे, तो देखिए ब्लूमबर्ग ने भी ये रिपोर्ट प्रकाशित की है कि चाइना इंडिया स्टार्ट पुलिंग ट्रूप्स फ्रॉम बॉर्डर फ्रिक्शन एरिया, उन सभी एरिया से जहां पर जो है इस तरह के विवाद थे, वहां से यथावत 2020 की स्थिति में पहुंचने के लिए। 2020 में दोनों की सेनाएं जहां थी, जहां पेट्रोलिंग करती थी, अब वहीं पर वो पेट्रोलिंग करेंगी। और बीच में जो विवाद आया था सामने, उस पर भी हम बात करेंगे। देखो विवाद क्या सामने आया था। बेसिकली डोकलाम विवाद के बाद में ये चीजें हुई थी कि ये देखिए, जो डेप्सांग एरिया है और साथ में ये डेमचोक है, यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जो भारत के हित में नहीं थी। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपकी एलएसी है जो व्हाइट लाइन दिख रही है। अब इसमें क्या था कि एलएसी के इधर उधर, जैसे सपोज देखिए, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि देखिए एलएसी जिगजैग है, एलएसी ऐसे सीधी है नहीं। अब एक चीज ये मानिए कि जैसे ये वाला एरिया है, अब यहाँ से एलएसी के लिए बीच में कि 5 किलोमीटर, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 किलोमीटर एग्जैक्ट डेटा मत समझिएगा, कि 5 किलोमीटर एलएसी से इधर आप पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हो, इधर 5 किलोमीटर इधर आप पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। मतलब बीच में ये 10 किलोमीटर का एरिया फ्री जोन रहेगा, जिसमें ना चाइना की आर्मी पेट्रोलिंग कर सकती है और ना भारत की। लेकिन बीच में चाइना ने क्या किया, चाइना ने जो अपनी पेट्रोलिंग थी वो 5 किलोमीटर से आगे बढ़ के, लगभग मान के चलिए कि 3 किलोमीटर आगे बढ़ गया। विवाद यही था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि चाइना ने भारत की किसी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया, लेकिन जो पेट्रोलिंग पॉइंट थी उससे वो काफी आगे आके पेट्रोलिंग करने लगे थे, यहीं से विवाद का जन्म हुआ था। ठीक है, तो अब ये जिग जैग, अब देखो जब मैप से हम लोग देखते थे, सपोज दैट ये जिग जैग लाइन है, तो जब उसमें वो आगे बढ़ गए हैं और यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो जब मैप से दिखते हो तो उनको देखने में लगता है सैटेलाइट से कि वो हमारी टेरिटरी में है, लेकिन वो हमारी टेरिटरी में नहीं है, लेकिन वो ऐसे एरिया में है जो एक फ्री जोन था, जहां पर दोनों का कोई अधिकार नहीं था, दोनों देशों का। ठीक है, तो अब ऐसे क्या हुआ कि जैसे वो 3 किलोमीटर आगे बढ़े, अब भारत को भी जवाब देने के लिए 3 किलोमीटर भारत भी आगे बढ़ गया। तो अब क्या एग्रीमेंट हो रहा है कि 2020 की यथावत स्थिति में पहुंचेंगे, जिससे दोनों के बीच में विवादों का निपटारा हो। जैसे इस तरह की घटनाओं के बाद आप देखिए, जैसे ये गलवान गलवान घाटी है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जो बेसिकली लड़ाई हुई थी दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के बीच में जो हाथापाई हो गई थी, कई सैनिक जो है घायल भी हो गए थे, और मतलब भारत को भी कुछ नुकसान उठाना पड़ा था सैनिकों का। तो उसके बाद में 2020 में घटना हुई थी। 2020 के बाद में भारत ने क्या किया था, भारत बहुत शक्ति से पेश आया था।
ठीक है। भारत ने जो है यहाँ तक कि जो पैसेंजर फ्लाइट है वो भी चाइना के साथ निरस्त कर दी थी, और अब तक निरस्त है, अब तक सस्पेंडेड है। चाइना ने कई बार इसके लिए आग्रह भी किया है कि यहाँ जो है आप पैसेंजर फ्लाइट जो है उनको सस्टेन रिटेन करिए, और लेकिन क्या हुआ, भारत ने एक भी नहीं सुनी। भारत ने कहा पहले बॉर्डर डिस्प्यूट सही करिए, इसके बाद में हम इन चीजों पर आएंगे। अब लेकिन बात यह है कि इतने दिनों से सब बातें चल रही थी, फिर चाइना अचानक से मान कैसे गया है, इस चीज को हमें देखना होगा। ये देखो एक्चुअल में क्या है, अभी देखो ये इंडियन एक्सप्रेस ने भी प्रकाशित किया है कि चाइना ने अपने जो ट्रूप्स हैं उनका डिसंगेजमेंट लद्दाख में स्टार्ट कर दिया है, और जो भी ऐसा उनके नदर्न आर्मी कमांडर के द्वारा कहा गया है। और ये भी बताया गया है कि यहाँ जो अक्टूबर 28-29 जो अभी तक है, ठीक है, मतलब 28-29 तक मैक्सिमम जो है डिसंगेजमेंट कर लिया गया है। अब देखो ऐसा हमें एक बार समझना चाहिए। देखो ये फर्स्ट पोस्ट की न्यूज थी, और इसने जो है फर्स्ट पोस्ट में ये बताया, ठीक है, ये एंकर है, इनको मत समझिएगा, इनका कोई इससे रिलेटेड लेना देना नहीं है, एंकर है, ठीक है, मैंने ऐसे लेके लगा दिए क्योंकि इनको बहुत अच्छी हेडलाइंस थी, इन्होंने दी थी कि इंडिया चाइना बॉर्डर डील व्हाट फोर्स्ड सी जिनपिंग टू एग्री। आखिरकार सी जिनपिंग को ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने फोर्स किया एग्री करने के लिए। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए आईएमएफ की न्यूज है, आईएमएफ ने बताया कि जो चाइना है, चाइना की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन थी, उसमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा था। तो बहुत क्या था, रियल एस्टेट सेक्टर जो था, रियल एस्टेट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा स्लो डाउन था। और आप जानते हैं रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। तो ऐसे में जब आपकी जो है रीढ़ की हड्डी ही कमजोर होती जा रही है तो निस्संदेह आप इकोनॉमिक स्लो डाउन से गुजरेंगे ही गुजरेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, रियल एस्टेट सेक्टर और बेसिकली, और जब रियल एस्टेट सेक्टर डाउन है तो कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है, जो भरोसा है, वो भी धीरे धीरे डाउन होता गया। ऐसे में ये बताया गया कि जो 4.8% तक मार्जिनली ग्रोथ है उसमें अगर 2025 तक कुछ सुधार देखा जा सकता है तो ज्यादा से ज्यादा 0.4 बेसिस पॉइंट का अपवर्ड देखा जा सकता है। तो चाइना की स्थिति भी आप देख सकते हैं कि किस तरह स्लो डाउन से गुजर रही थी। और वो जो यहाँ तक कि चाइना में इकोनॉमिक प्रोटेस्ट होने लगे थे, जो भाई बहुत सारी कंपनियां वहां क्लोज होने लगी, बहुत सारी कंपनियां क्लोज होने के कारण, और क्यों क्लोज हुई, लैक ऑफ लिक्विडिटी की वजह से, और जो मजदूरी थी मजदूरी तक नहीं पे कर पा रही थी। ऐसी स्थिति में बहुत सारी कंपनियां वहां क्लोज हुई। और आप भारत के साथ क्या था, भारत के साथ फ्लाइट सस्पेंडेड थी, तो उसके टूरिज्म पे भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब इन सब चीजों को देखते हुए चाइना ऑलरेडी बहुत प्रेशर में था कि हमें भारत के साथ जो व्यापार है हमारा वो और जरा बढ़े। क्योंकि देखो व्यापार बढ़ने का मतलब ये नहीं समझ, जैसे आपने देखा होगा कि इस बार की जो रिपोर्ट आई थी मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बन के चाइना भारत का सामने आया है, ठीक है। और लेकिन भारत के साथ क्या है, भारत में इंपोर्ट ज्यादा हुआ है, एक्सपोर्ट भारत से कम हुआ है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस था, जैसे टूरिज्म सेक्टर, भारत से जितने टूरिस्ट जाते थे वो वहाँ नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि भारत 2020 से समझिए 4 साल हो गए तब से वहां की फ्लाइट सस्पेंडेड थी, और अभी भी सस्पेंडेड है। अभी भी ये माना जा रहा है कि इस डील के बाद शायद भारत सरकार की तरफ से जो है उन फ्लाइट्स को रिज्यूम कर दिया जाए, लेकिन भारत सरकार इतनी जल्दी करने वाली नहीं है, क्योंकि भारत चाइना को भी बहुत अच्छे से समझती है, उसके बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत ऐसा तुरंत डिसीजन लेगा। भारत ऑब्वियसली चाइना को ऑब्जर्व करेगा, इसके बाद ही इस तरह की कोई डिसीजन लेगा। और एक चीज और थी, देखो इधर क्या हुआ कि बहुत सारी कुछ कंपनीज थी, चाइनीज चाइनीज मैन्युफैक्चरर थी, उनको जो ड्रोन बनाती थी उनको यूनाइटेड स्टेट्स से क्या किया गया, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। ठीक है, यूएस कस्टम्स हाल सम ड्रोन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइनीज मैन्युफैक्चरर डीजीआई, तो वहां से जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया गया कि आप जो है इम्पोर्ट नहीं कर सकते। अब ऐसे में देखो बेसिकली जो वेस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन खासकर यूएसए और बाकी ये कनाडा और इसराइल वाला ये जो एरिया है, ये चाइना के लिए एक हिसाब से देखा जाए तो ब्लॉक होता जा रहा है, यहाँ पर वो अपने सामानों को भेज नहीं पा रहा है। ऐसे में अगर एशिया में भी वो भारत के साथ इस तरह, भारत देखिए एशिया में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा बाजार है, और अगर भारत के साथ भी वो इस तरह से जो है रिलेशन खराब करके चलेगा, और भारत ऐसा नहीं है, वो सोचता था हर बार की तरफ कि हाँ जो है अगर हम भारत के साथ इस तरह रिलेशन खराब भी करेंगे तो भी हमारे व्यापार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन और भारत कुछ नहीं करेगा। लेकिन इस बार भारत ने बहुत सख्ती की है, बहुत सख्ती की है। कई बार चाइना की तरफ से फ्लाइट रिज्यूम करने के लिए रिक्वेस्ट की गई, लेकिन भारत ने साफ साफ मना किया। तो इस सब को देखते हुए चाइना पर भी कहीं ना कहीं दबाव पड़ा है। और यही नहीं, उधर ताइवान ताइवान को भी लेके अगर देखा जाए तो चाइना ने कई बार जो है शी जिनपिंग ने जो है वहां जाकर और इसके बाद में अपने आर्मी वालों से कहा है कि भाई आप लोग वार के लिए प्रिपेयर रहिए।
तो ताइवान के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे बहुत सारे ड्रिलिंग भी होती है, और उन सभी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं से जो वेस्टर्न प्रेशर है वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर क्रिएट हो रहा है। अब भारत अगर मान लेते हैं, देखिए अगर बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ताइवान के हर मुद्दे पर भारत चीन का विरोध करेगा। अगर बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाते हैं और जो है आपस दोनों के रिलेशन अच्छे रहते हैं, तब भी भारत ताइवान के मुद्दे पर चीन का साथ नहीं देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि भारत और ताइवान के बीच में भी काफी अच्छे संबंध हो चुके हैं, काफी अच्छा व्यापार भी चलता है, लेकिन फिर भी चाइना को ये सहूलियत रहेगी कि भारत खुलकर विरोध नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो हमेशा जो है सी जिनपिंग जितनी बार जो है अपने आर्मी पर्सनल से मिलते हैं उनसे कहते हैं स्ट्रेंथन देयर प्रिपेयर्डनेस फॉर वॉर, आप वॉर के लिए तैयार रहिए। अब इनका इशारा जैसे हम लोग पहले अंदाजा लगाते थे कि भारत की तरफ, लेकिन भारत से उलझना चाइना के लिए इतना आसान नहीं है। ठीक है, वो एक रेयर कंडीशन होगी, चाइना भी इस चीज को जानता है। ये बेसिकली इसका इशारा सिर्फ और सिर्फ ताइवान की तरफ रहता है, क्योंकि ताइवान की तरफ आप देखिए तो इसने वहां पे जो ट्रेनिंग होती थी, जो मतलब एक्सरसाइज होती है, उन एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा अग्रेसिवली करना स्टार्ट किया है कि ताइवान को हम कैसे कंट्रोल में लाएंगे, ताइवान को कैसे टेक ओवर करेंगे। तो ये बेसिकली चाइना भी इस वक्त एशिया में सपोर्ट, जैसे रसिया देखो चाइना के साथ ऑलरेडी हो चुका है, और भी कई देश हैं जो चाइना के साथ में है। और चाइना ने साथ ही क्या हुआ, जापान से भी इस चीज को के लिए जो है आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया है कि हाँ भाई आप हमारे साथ रहिए। और एक चीज और ध्यान रखिए, देखिएगा इसके साथ ही बहुत बड़ा फैक्टर क्या है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिस हिसाब से इकोनॉमिक क्राइसिस जो है चाइना में आए हैं, जिस समय तरह से इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उस पर भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, और बेसिकली वहां जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसकी फंडिंग में गिरावट आई है। तो चाइना की जो बीआरआई रोड परियोजना है, अगर ऐसी इकोनॉमिक स्लो डाउन चलता रहा तो वो भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली जाएगी, या वो अटक जाएगी, फंसी रह जाएगी, और चाइना इस चीज को भी नहीं चाहता है। तो इन सभी चारों तरफ से जो चाइना के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर था, इकोनॉमिक बर्डन था, कि उसके यहाँ जो डोमेस्टिक है वहां भी प्रोटेस्ट हो रहा है, खुद के देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, ऐसी इकोनॉमिक पोजीशन को देखते हुए, तो इन सबको लेकर चाइना बहुत ज्यादा प्रेशर में था। तो कहीं ना कहीं उस प्रेशर ने काम किया है। अब देखो चीन ने जापान से भी अर्ज किया है कि म्यूचुअली कोऑपरेटिव रहिए, और जो है नॉन थ्रेटनिंग रहिए, और जो टाइज हैं उनको उनकी रेस्पेक्ट करिए, और मतलब हमारे साथ कोऑपरेशन बना के रखिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्होंने चाइना के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है प्रेशर क्रिएट किया है इस तरह के एग्रीमेंट के लिए जो बॉर्डर डिसएंगेजमेंट से संबंधित हुआ है। और इसके अलावा देखिए जो व्लादिमीर पुतिन है वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं ब्रिक्स मजबूत हो, ब्रिक्स के देश आपस में ना लड़े, क्योंकि ब्रिक्स जब मजबूत होगा तभी ब्रिक्स को एक वेस्टर्न कंट्री, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे G7 है, क्वाड है, इन सबके एक जो है अल्टरनेटिव के रूप में देखा जाता है कि हाँ एक रशिया का अपना, जैसे अगर सपोज दैट इस बार बात चली ब्रिक्स पार्लियामेंट की, अगर ब्रिक्स पार्लियामेंट बन जाता है तो यूरोपियन यूनियन के बाद में सबसे बाद में नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा पार्लियामेंट होगा जो किसी संस्था का पार्लियामेंट होगा। और ऐसे में साथ में ब्रिक्स की मजबूती इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ब्रिक्स से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर नकेल कसने में भी भारत को आसानी रहेगी। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, और साथ ही शुभ शुभ दीपावली एंजॉय करिए, खूब पटाखे छोड़िए, ठीक है, और बाकी दिवाली मनाइए। ठीक है, धन्यवाद।